वेलकम टू कानून रूल्स। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट अनुज गौतम, जो कि मथुरा में प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू सो मच सर, अपने बिजी शेड्यूल से आपने टाइम स्पेयर किया। तो सर, बिफोर वी स्टार्ट अ टॉपिक, आज का वैसे हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिजनेस के सेक्टर में, विच इज एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ओके, सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारे व्यूअर्स आपकी लिटिगेशन जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि किस किस तरीके के आपको जो चैलेंजेस इस जर्नी में आए। 2019 में मैंने अपना लॉ ग्रेजुएशन पूरा किया आगरा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि 2019 के बाद कोरोना 2020 में हम सब लोगों के सामने आया, और वो एक शुरुआत था जब मैंने अपना लिटिगेशन स्टार्ट किया था। और साथ ही मैंने अपना एलएलएम भी कंप्लीट किया। एंड मैं क्रिमिनल मैटर्स से डील करता हूँ मथुरा में। एंड मेरा चूंकि एलएलएम है, कॉर्पोरेट स्पेशलाइजेशन में रहा है, तो मैं कॉर्पोरेट लिटिगेशंस भी डील करता हूँ ट्रिब्यूनल्स में, दिल्ली में। ओके सर, तो अब तक का क्या कौन सा ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा है ड्यूरिंग लिटिगेशन, या कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट केस रहा है जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है? जब आप कोर्ट में पहली बार अपेयर होते हो, तो वो हर दिन आपके लिए एक मेमोरेबल होता है, क्योंकि आप हर एक दिन एक नई जर्नी में आप एक नया एक्सपीरियंस लेते हो। क्योंकि हमारे लिटिगेशन में, लॉ में, सबसे बड़ी बात है कि हम एक भी दिन में एक्सपर्टाइज नहीं हो सकते। हमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। और हर दिन जब आप अपने सीनियर से इंटरेक्ट करते हो या कोर्ट में अपेयर करते हो, या किसी केस में आप जब आर्ग्यूमेंट करते हो ऑनरेबल जज के सामने, तो आपको एक हर दिन एक नया एक्सपीरियंस होता है। और कभी कभी जब आप किसी केस को प्रिपेयर कर रहे होते हो या किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे होते हो, तो भी आप बहुत कुछ सीखते हो। क्योंकि जो 3 साल प्लस 1 साल हमने अपने स्कूल, लॉ स्कूल में जो दिया होता है, वहाँ आप एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीज़ें नहीं सीखते हैं, जो हम सिर्फ कोर्ट में या ट्रिब्यूनल्स में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तभी सीख सकते हैं। और बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हमारे सामने ऐसे भी आते हैं जिसमें हमें मतलब हमने इसके बारे में कभी पढ़ा नहीं है, जो कभी हमारे साथ साथ हुआ नहीं है। लेकिन उस समय भी हमें वो हमें एक हमेशा नया नया चीज़ सिखा के जाता है, कैसे इसको अप्रोच करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो आप, अगर मैं अपने मेमोरेबल एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो मेरे लिए हर दिन, क्योंकि मैं अभी 2019 में ही मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, और अभी मेरा रिसेंटली स्टार्ट हुआ है प्रैक्टिस 2 या 3 साल में। तो मेरे लिए हर दिन एक इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि हर दिन एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है मेरे लिए। बिल्कुल सर, एक न्यू कमर के साथ में एक नई एनर्जी के साथ में आपने अपना ये प्रोफेशन स्टार्ट किया है। तो सर चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे, विच इज एलएलपी। तो सर, इसमें मैं ये आपसे ये जानना चाहूंगी फर्स्टली कि व्हाट इज एलएलपी, यानी ये एलएलपी है क्या? हम सब ने पार्टनरशिप फर्म का नाम सुना है। हमने कंपनी का भी एक स्ट्रक्चर है, से हम जानते हैं। कंपनी डील होती है, कंपनी एक 2013 से। उससे पहले कंपनी एक 1956 से डील होती थी। और पार्टनरशिप फर्म जो होती है, बेसिकली पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप एक्ट 1932 से डील होती है। जनरली जब कोई एक नया बिजनेस शुरू करता है, तो उसके सामने 3 फॉर्म्स होते हैं, या तो प्रोपराइटर के रूप में अपना बिजनेस शुरू करे, या पार्टनरशिप फर्म के रूप में, या कंपनी के रूप में। लेकिन जनरली प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हमें कंपनी के रूप में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें रजिस्ट्रेशन करना है कंपनी के रूप में, तो कंपनी के कंप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा। उसके अलावा बहुत सारे रेलिवेंट फॉर्म्स हैं जो भरने पड़ते हैं आरओसी के सामने। और कई सारी चीज़ों को हमें डिटेल्ड और रिगरसली फॉलो करना पड़ता है। और अगर हम यही पार्टनरशिप एक्ट की बात करें, तो पार्टनरशिप एक्ट मेरे हिसाब से जल्दी तैयार हो जाता है। लेकिन पार्टनरशिप और इंडिविजुअल, क्योंकि अगर आप प्रोपराइटर के तौर पे बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो प्रोपराइटर में बिजनेस करने के लिए कई जगह पर शॉप रजिस्ट्रेशन, कई स्टेट में शॉप रजिस्ट्रेशन, शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसके बाद बिजनेस अपना शुरू हो जाता है। पार्टनरशिप फॉर्म में हमें पार्टनरशिप एक्ट में सोसाइटी ऑफिस जो रजिस्ट्रार का होता है, उसके यहाँ रजिस्टर कराना पड़ता है। देन हमारा पार्टनरशिप डीड बनने के बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को हम जो तय करते हैं आपस में पार्टनर, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 100 एज पर द पार्टनरशिप एक्ट। उसके बाद हम अपना बिजनेस को पार्टनरशिप एक्ट की तरह स्टार्ट करते हैं। 2000 से पहले, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक इंडिया में फर्स्ट टाइम 2008 में इसका एक्ट बना, तभी से आया। लेकिन इसकी शुरुआत हो गई थी आई थिंक 20th सेंचुरी, जब
21st सेंचुरी जब स्टार्ट हुआ था, यानी कि 2000 में दो कमेटी बनी, जे जे ईरानी कमेटी, और उससे पहले एक कमेटी और बनी थी, नरेश चौहान की कमेटी। तो जो जिन्होंने एलएलपी को इंट्रोड्यूस किया भारत में। तो एलएलपी क्या है? बेसिकली कंपनी और पार्टनरशिप फर्म का मिक्सचर होता है। एक एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप आप बोल सकते हो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को, क्योंकि हम जानते हैं कि कंपनी एक्ट में जो मेंबर्स होते हैं या जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। और पार्टनरशिप एक्ट में जो लाइबिलिटी होती है वो भी अनलिमिटेड होती है, वो उनके टू द एक्सटेंट ऑफ इवन उनके पर्सनल एसेट्स तक कभी कभी बिक जाते हैं। लेकिन कंपनी एक्ट में सब जानते हैं कि लिमिटेड बाय शेयर्स होता है या लिमिटेड बाय गारंटी होता है। तो गवर्नमेंट ने दोनों का एक कॉम्बिनेशन तैयार किया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, स्पेशली फॉर स्मॉल सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसमें हमें हमारे पार्टनर्स जो होते हैं उनकी लाइबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है। जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है, सिर्फ उतनी ही लाइबिलिटी होती है। उसके अलावा एक सेपरेट लीगल एंटिटी का हमें टैग मिलता है, यानी कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेपरेट लीगल एंटिटी रहेगी, उसकी एक अपनी आइडेंटिटी होगी उसके पार्टनर्स से अलग। और एक परपेचुअल सक्सेशन रहता है, पार्टनर्स जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन कंपनी का एग्जिस्टेंस ऐसे ही बना रहेगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। यानी कि कंपनी के एडवांटेज प्लस पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट को मिलाकर ये कॉन्सेप्ट तैयार हुआ, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। बिल्कुल सर, काफ़ी रेलिवेंट वर्ड्स में आपका आंसर डिलीवर हुआ है। तो सर इसमें नेक्स्ट मैं ये जानना चाहूँगी कि एलएलपी का फॉर्मेशन इंडिया में कैसे होता है? एलएलपी का फॉर्मेशन इंडिया में एलएलपी एक्ट 2008 के अंतर्गत होता है। और इसका ना आपको मैं ये बता दूं, क्योंकि एलएलपी को फॉर्म करना बहुत ही आसान है। एलएलपी फॉर्म कैसे होता है? एलएलपी को फॉर्म करने का सबसे आसान तरीका है, इसमें सबसे अच्छा फीचर जो है, इसमें यूनिक नेम का एक प्रोसीजर रहता है, कि आपकी एलएलपी का एक यूनिक नेम होगा जो किसी और एलएलपी का नहीं हो सकता। आपको पहले अपना नाम रजिस्टर कराना पड़ेगा एमसीए की वेबसाइट पे। उसके बाद जब आपका नाम आपको मिल जाएगा, एक आपको यूनिक नेम मिल जाएगा, आपके नाम के एंड में एलएलपी लगा होगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। उसके बाद आप दो, चूंकि ये एक पार्टनरशिप फर्म का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, तो यहाँ पर दो मिनिमम बंदे चाहिए होंगे जो पार्टनर्स के रूप में काम करेंगे। और उनमें से दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, जिसमें उनका डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायर्ड होगा। और उसके बाद जैसे पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप डीड होता है, एलएलपी में एलएलपी डीड होता है। आप एलएलपी डीड फॉर्म करके अपने जो आपस के आपके म्यूचुअल एग्रीमेंट्स हैं, आप उनको डिसाइड कर सकते हैं कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, आपकी कैपिटल पे इंटरेस्ट किस तरीके से लेंगे आप। वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करके आप आरओसी के पास जाएंगे, एक आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बनाएंगे, सारे इंटीमेशंस को आप फॉर्म 1 के थ्रू आरओसी के सामने देंगे, और आरओसी 15 दिन में सारे रिव्यू करके आपको सर्टिफिकेट देगा। इस तरीके से इंडिया में एलएलपी एक्ट 2008 के अंतर्गत एलएलपी का फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल सर। तो सर स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं एलएलपी की? जब बात चल रही फॉर्मेशन की, तो उसमें हम स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स पे भी चलते हैं, तो उसमें किस तरीके से क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी? देखिए, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट में जो सबसे अहम हिस्सा होता है वो होता है पार्टनर्स का। चूंकि पार्टनरशिप फर्म और अगर एलएलपी में जो बेसिक अगर आप देखें डिफरेंस देखें, तो डिफरेंस इस तरीके से समझें आप कि पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर होते हैं। जैसे सपोज कीजिए ए और बी दो पर्सन है, और उन्होंने अपने आप को डिसाइड किया कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और उन्होंने अपना पार्टनरशिप डीड बनाया और अपना पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया उन्होंने। लेकिन एलएलपी में अगर जैसे दो से ज्यादा लोग हैं, सपोज चार लोग हैं, तो चार लोग पार्टनर बने, उन्होंने अपना एक एलएलपी डीड बनाया। उसके बाद उन चार में से किसी दो को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना कंपलसरी होता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब होता है कि आप आरओसी के सामने ये दो पार्टनर अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। इवन जो ऑडिट और अकाउंट्स रिक्वायरमेंट होंगी, उसमें इन्हीं दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। यानी कि कंपनी की लाइबिलिटी अगर एक तरीके से देखी जाए तो इन्हीं दो पार्टनर्स के नाम पर आएगी। सारी कंप्लायंसेस पूरी करने की जिम्मेदारी उनकी, आरईसी को इंटीमेशन देने की जिम्मेदारी इन दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की होगी। और एक स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट का सबसे की एलिमेंट है कि चूंकि पार्टनरशिप फर्म को अगर आप देखें, फर्दर फाइनेंस अगर हो सकता है तो वो सिर्फ बैंक से हो सकता है। लेकिन चूंकि ये एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का फर्दर एक्सटेंशन है, जो गवर्नमेंट का जो विश था, क्यों वो एलएलपी लेकर आना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि एक स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री भी जिसमें कम कंप्लायंसेस हो और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के रूप में वो अपने आप को स्टैब्लिश कर सके।
क्योंकि इंडिया के अगर आप देखें ना तो मोस्टली जो सर्विस सेक्टर में डील करते हैं, जैसे लॉयर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, इन सब लोग ना अगर आप देखेंगे तो सब लोग पार्टनरशिप में फर्म बनाकर ही अपने बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। क्योंकि इंटरनेशनल अगर आप रिक्वायरमेंट देखें, सपोज कीजिए कि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है और आपकी पार्टनरशिप फर्म को अगर आपको फंड चाहिए, तो बैंक के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। लेकिन अगर आपके पास कॉर्पोरेट फर्म होगा आपका, तो आप एफडीआई या अदर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं। इवन वेंचर कैपिटलिस्ट भी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट का सबसे की एलिमेंट होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। और डेजिग्नेटेड पार्टनर के बाद जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑडिट रिक्वायरमेंट जो होती है, चूंकि इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है कि अगर आपकी फर्म, जैसे आप एलएलपी के रूप में बिजनेस कर रहे हैं और उसका टर्नओवर ईयरली अगर 40 लाख से ऊपर जाता है, तो ही आपको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, अगर आपके पार्टनर्स की इनकम 25 लाख से ऊपर है, तब भी आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। अगर आपका ये नहीं है, अगर आप सपोज कीजिए आपका स्मॉल सेक्टर बिजनेस है, आप एक स्मॉल सिटी में स्टैब्लिश हो और आपने सपोज कीजिए 5-5 लाख रुपए का कैपिटल लगाया है अपने बिजनेस में, तो आपकी लाइबिलिटी उस 5 लाख के कैपिटल तक रहेगी, प्लस आप फर्दर उसको इन्वेस्ट करा सकते, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। और अगर आपका 40 लाख का टर्नओवर नहीं है, तो आपको कंपनी के सारी कॉम्प्लाइंसेस से राहत मिल जाएगी। तो स्ट्रक्चरल बेनिफिट अगर देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन है कंपनी का और पार्टनरशिप फर्म का। बिल्कुल सर। सर जब बात चल रही है इसकी स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट की, तो इनमें डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक एलएलपी और पार्टनरशिप और कंपनी, इनमें क्या डिफरेंस है? ऐसी कौन-सी चीज़ है जो देखिए, इनको डिफरेंशिएट करती है? एलएलपी, पार्टनरशिप और कंपनी, इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप उसको डिफरेंशिएट करना चाहोगे। अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं, तो बेसिक अगर फैक्टर्स की बात करूं, सबसे पहले लाइबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की। इवन उनके पर्सनल पर्सनल जो एसेट्स होते हैं, कभी कभी वो भी बिक जाते हैं फर्म के डेट्स को चुकाने में। कंपनी में हम सब जानते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और यही सेम लिमिटेड लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये एलएलपी को दिया गया। और अगर मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी अलग होता है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अलग होता है। तो हम यहाँ पर कंपैरिजन अगर कर रहे हैं, तो हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लेके चलना चाहिए। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, सेम कॉन्सेप्ट एलएलपी को दिया गया स्टैच्यू के द्वारा। अगर मैं सेकंड बात करूं, सेकंड जॉइंट लाइबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि अगर सपोज कह दिया आपके एक पार्टनर ने कोई डेट लिया कंपनी के ब्याह पर, या उसने कोई फ्रॉड किया, तो चूंकि जो डेटर है कंपनी का, वो तो डेटर है पार्टनरशिप फर्म का, वो तो फर्म से रिकवर करेगा। तो इन दैट केस जॉइंट लाइबिलिटी होती है दूसरे पार्टनर की। बट हम सब जानते हैं सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है कंपनीज में, जहां पर कंपनी की आइडेंटिटी सेपरेट होती है अपने मेंबर्स की आइडेंटिटी से। कंपनी प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, कैपेसिटी टू सू और टू बी सूड, कॉमन सील, ये सारे इसमें इसके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं कंपनी के। और यही सारे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पर स्टैच्यू के द्वारा एलएलपी को भी दिए गए हैं। यानी कि उसके पार्टनर से एलएलपी की एक सेपरेट आइडेंटिटी होगी, एलएलपी अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकेगी, सेल कर सकेगी। इनकम टैक्स का जो ट्रीटमेंट होगा वो भी एलएलपी का अलग होगा, उसके पार्टनर्स का अलग होगा एज अ पार्टनरशिप एक्ट। अगर मैं थर्ड बात करूं, कॉम्प्लाइंसेस। पार्टनरशिप एक्ट की कॉम्प्लाइंसेस और एलएलपी के कॉम्प्लाइंसेस लगभग सेम होते हैं। दोनों में एक लिमिट होता है कि जैसे अगर आपका टर्नओवर इतना होता है, तो उसके बाद आपको ऑडिट कराना है, और उससे पहले आपको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। एंड कंपनी का थोड़ा एडवांस लेवल होता है। कंपनी में ये होता है कि आपको जो आपके एनुअल रिटर्न्स होते हैं या आपकी जो क्वार्टरली रिटर्न्स होते हैं, उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें आरओसी को नियमित तौर पे अपडेट करनी पड़ती हैं। और अगर आपकी कंपनी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करती है, तो आपको सेबी को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है। रेगुलर लेवल पे आपको इन्फॉर्म देना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, ताकि आप किसी भी लेवल पर ऐसा ना हो कि आपकी कंपनी का जो मैनेजमेंट है और कंपनी का जो एक्चुअल डिस्प्ले है, उसमें कहीं डिफरेंस हो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट सबने सुना है। कॉर्पोरेट वेल में ये होता है कि अगर आपके मेंबर्स कुछ फ्रॉड कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कंपनी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होगा, तो उस केस में लाइबिलिटी कंपनी की नहीं होती, उन मेंबर्स की होती है। सेम ऐसा ही एलएलपी में होता है। अगर एलएलपी में फर्म के पार्टनर कुछ डिफ्रॉड कर रहे हैं पर्सनल लेवल पर,
या कुछ और ऐसा कर रहे हैं जिससे कंपनी को नुकसान होता है, तो उसके लिए एलएलपी की लायबिलिटी नहीं होती, उसके लिए उन मेंबर्स की लायबिलिटी होती है। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट हम सब जानते हैं कि यहाँ पे एनुअल रिटर्न फाइल करना है। पार्टनरशिप फॉर्म में तो इनकम टैक्स में एप्लीकेबल होता है, तो जीएसटी में एप्लीकेबल होता है अगर इनडायरेक्ट टैक्सेशन की मैं बात करूँ। और अगर दूसरी तरफ मैं इसके कंप्लायंसेस की अगर मैं बात करूँ, कंपनी के कंप्लायंसेस की, वहाँ पर हमें एनुअल रिटर्न के साथ क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है, और बहुत सारे हमें अदर गवर्नमेंट कंप्लायंसेस भी फॉलो करनी पड़ती हैं, जिसमें हमें गवर्नमेंट को नियमित तौर पर अपनी कंपनी के एक्टिविटीज बिजनेस के बारे में रेगुलर अपडेट देना पड़ता है। और लास्ट अगर मैं इन टर्म्स की बात करूं, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कंपनी का सबको पता है कि कंपनी में एक मैनेजमेंट अलग होता है, और कंपनी का जो अपना जो एक डिफरेंस होता है मैनेजमेंट में डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स आदि आते हैं, जिसमें कंपनी सेक्रेटरी भी होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी होते हैं, और लीगल टीम भी पूरी होती है कंपनी की, जो कंपनी के सारे डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करती है, और आरओसी और गवर्नमेंट कंप्लायंसेस को रेगुलर लेवल पे इन्फॉर्म करती है। एंड अगर मैं बात करूँ पार्टनरशिप फर्म की, पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई फर्दर कंप्लायंसेस नहीं होते, वो अपना बिजनेस रेगुलर करते हैं, सारे रिटर्न्स और जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारे प्रॉपरली फॉलोड करते हैं। और एलएलपी में सेम यही पार्टनरशिप का रूल दिया गया है। देखिए क्या है ना कि अगर डिफरेंस की बात आती है, तो डिफरेंस हमें इस तरीके से सोचना चाहिए कि अगर एज अ बिजनेसमैन, अगर मेरा स्मॉल बिजनेस है, सपोज कीजिए मेरा टर्नओवर 20 लाख का है, और मैं किसी बहुत छोटे से शहर में हूँ, और मुझे अपना बिजनेस सेटअप करना है, तो मेरे पास चॉइसेस होती है कि मैं पार्टनरशिप फॉर्म में जाऊँ, इंडिविजुअल में जाऊँ, या एलएलपी में जाऊँ। तो चूंकि पार्टनरशिप फॉर्म में सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, जो सबसे बड़ा प्राइमरी ड्रॉबैक है एक तरीके से, क्योंकि देखिए लाइबिलिटी से सबको डर लगता है। अगर आपकी फर्म कहीं किसी से डेट लेती है और बिजनेस आपका लॉस में चला जाता है, और पता चले आप उस बिजनेस को उस डेट को चुकाने में आपके पर्सनल एसेट्स भी बिक जाए, तो एक ये रिस्क रहता है पार्टनरशिप फॉर्म में। और इंडिविजुअल का तो अपना एक कॉन्सेप्ट रहता है, इंडिविजुअल इज अ सेपरेट थिंग। इसीलिए लोग जो सर्विस सेक्टर वाले लोग हैं, स्पेशली जो स्मॉल सिटीज के जो लोग हैं, वो ज़्यादा एलएलपी की तरफ जाने लग, एलएलपी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, क्योंकि एलएलपी एक बहुत बेहतरीन आपको कॉम्बिनेशन देता है, कंपनी प्लस पार्टनरशिप है। तो बिल्कुल सर। तो सर जब बात चल रही है पार्टनरशिप की कंपनी की, तो सर ये एक जनरली ये क्वेश्चन उठता है कि एलएलपी क्यों बेटर है पार्टनरशिप फॉर्म से? इसके पीछे क्या रीज़न है? एलएलपी क्यों बेटर है पार्टनरशिप फर्म से? देखिए एलएलपी हमको क्या कितने सारे बेनिफिट दे रहा है। एलएलपी हमको टैक्स बेनिफिट दे रहा है, जो 30% टैक्स आपका आपके इनकम पे लगता है पार्टनरशिप फर्म में। इनकम टैक्स के हिसाब से अगर आप सालाना 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आता है आपका, आपकी पार्टनरशिप फर्म का, तो उसमें फ्लैट 30% का टैक्स लगता है। एलएलपी में भी सेम लगता है। और प्लस सपोज कीजिए अगर आपकी कंपनी ने, आपकी फर्म ने डेप्ट लिया हुआ है किसी आउटसाइड, अपने किसी डेटर से। सपोज कीजिए डेटर का जो टोटल अमाउंट है, वो सपोज कीजिए 1 करोड़ रुपए है, और कंपनी का एसेट्स सिर्फ 50 लैक्स का है, तो बाकी की 50 लैक्स पार्टनर्स को अपनी कैपिटल, अपनी पर्सनल एसेट्स असेट्स को बेचकर उनको चुकाने पड़ेंगे लोन, क्योंकि आप नहीं रख सकते ना किसी का लोन, तो ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं चुकाएंगे। लेकिन अगर यही आपका एलएलपी होगा, तो ये हो सकता है, आपको ये बेनिफिट हो सकता है कि जो आपकी कैपिटल लगी हुई है आपके बिजनेस में, सपोज कीजिए कि आपको 1.5 करोड़ का डेट है आपके ऊपर, और आपकी टोटल कैपिटल है सिर्फ सपोज कीजिए 65 लाख, तो आप सिर्फ 65 लाख देने के ही मतलब प्राइमरीली आप सिर्फ 65 लैक्स तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी जो पर्सनल एसेट्स हैं वो लाइबल नहीं होंगे उस टैक्स को देने के लिए। तो एक तरीके से आप देखिए, आपको लिमिटेड लाइबिलिटी मिल रही है, आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको जो इसका स्ट्रक्चरल, जो आपको सेटअप करने में जो कॉस्ट आता है, वो लेस लेस कॉस्ट, मतलब एक एक समझिए कि जितना कॉस्ट आपका पार्टनरशिप फर्म को बनाने में आता है, उस उतने ही कॉस्ट में लगभग एक एलएलपी का कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। लेकिन कंपनी कंपनी के आधे कंप्लायंसेस, इवन आधा कॉस्ट में एलएलपी तैयार हो जाती है और रनिंग करती है। एक तरीके से आपको इंटरनेशनल मार्केट में भी कॉम्पीट करने का अवसर देती है। सपोज कीजिए कि आपकी एक चार्टेड अकाउंटेंट या आपकी एक लॉ फर्म, और वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इवन उसने फॉरेन सर्विसेज देना स्टार्ट किया है, तो आप किसी फॉरेन कंपनी के साथ या किसी फॉरेन एंटिटी के साथ मर्ज कर सकते हो। मर्जर और एक्विजिशन का भी आपको बेनिफिट मिलता है बीइंग एन एलएलपी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सर्विस सेक्टर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है प्राइमरीली इंडियन इकोनॉमी के लिए, जितने हमारे अदर सेक्टर हैं, जो अदर सेक्टर हैं इकोनॉमी के। तो सर्विस सेक्टर का एक
इतने बड़े लेवल पर रिप्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है, करंट टाइम में रिक्वायर्ड है। क्योंकि हमारे इंडिया के अगर प्रोफेशनल्स को आप देखो, उनकी क्वालिटी को आप देखो कि वो क्वालिटी है उनके पास, लेकिन वो क्यों नहीं कम्पीट कर पाते हैं, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट होती है ना, वो उसमें फंस के रह जाते हैं। तो एलएलपी का जो कॉन्सेप्ट आया जब 2008 में, तो उसके बाद जिस तेजी से एलएलपी में रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ी है, तो आई मस्ट सजेस्ट टू द व्यूअर ऑफ दिस चैनल कि आप अगर बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं और आपके पास ठीक ठाक कैपिटल है और आपको फर्दर फ्यूचर में आपको इन्वेस्ट करना है या एक्सपेंड करना है, तो आप रादर देन पार्टनरशिप फर्म यू चूज एलएलपी। आप एक एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस अपने लिए अडॉप्ट कीजिए, क्योंकि उसके जो इनिशियल बेनिफिट्स है वो बहुत सारे हैं और उसके एक्सटर्नल बेनिफिट भी हैं। आपको बैंक्स तो लोन देंगे ही, आप अपने फर्दर वेंचर कैपिटलिस्ट से भी आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करा सकते हो, आप मर्जर कर सकते हो। और एक इस कॉर्पोरेट फॉर्म देना अपने बिजनेस को हमेशा बहुत बेनिफिशियल रहता है, रादर देन कि आप एक्स वाई जेड आपका शॉप है किसी शहर में, समझिए कि आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो आपने लिखा कि मीर चंदानी कंस्ट्रक्शन बिजनेस, आप जैसे गुड़गांव के आप एक गुरुग्राम के आप एक छोटे से शहर में चलाते हो, तो यहाँ पर सिर्फ आपको आपका शहर जानता है। लेकिन अगर आप इसको कॉर्पोरेट फॉर्म देंगे, तो हो सकता है कि आप पैन इंडिया लेवल पर भी आप जाने जाएं, पहचाने जाएं, क्योंकि क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर इन दोनों डिमांड में है, जिसमें सर्विस सेक्टर की बहुत डिमांड है। अगर आपके पास अच्छे प्रोफेशनल्स हैं और आप एक अच्छी सर्विस दे सकते हैं, या फिर आप एक मतलब छोटे शहर में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आई मस्ट सजेस्ट कि आप अपने बिजनेस को रादर पार्टनरशिप फर्म आप एलएलपी के रूप में रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर आपका बढ़ता है तो बाद में आप चाहे तो कंपनी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कन्वर्जन का ऑप्शन भी इसमें रहता है। बिल्कुल सर, काफ़ी प्रिसाइज़ली और काफ़ी अच्छे वर्ड्स में आपने पूरे एलएलपी को एक्सप्लेन किया है। एंड हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए डेफ़िनेटली ये वीडियो हेल्पफुल होगा ही होगा। एंड अब हमारे व्यूअर्स जो है अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, सर डेफ़िनेटली जो है आंसर देंगे। कमेंट बॉक्स पे अपने जो भी क्वेरीज़ डालना चाहें वो डाल सकते हैं। सर आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप कानून गुरुज़ फैमिली से रिसेंटली जुड़े हैं, तो अब तक आपका ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा है, या किस तरीके से इस तरीके के प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं वो एडवोकेट को हेल्प करते हैं एज़ ए लिटिगेशन करियर? देखिए, हमारे शहर में मतलब हमारे देश में बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, और अगर आप देखें तो सिर्फ कुछ को ही रिकॉग्निशन मिल पाता है पैन इंडिया लेवल पर। जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट, लॉ जर्नलिस्ट प्लेटफॉर्म्स जैसे लाइव लॉ है, बार बेंच है, लेकिन जो हमारा कानून गुरुज है, वो सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक छोटे शहरों के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको आगे लाने में बहुत बहुत मदद कर रहा है। कि आप अपनी नॉलेज को अपने आप तक सीमित मत रखिए, आप जितनी भी नॉलेज है उसको आप बांटिए। और जिस तरीके से कानून गुरुज एक प्रोफेशनल्स को एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, उनको एक तरीके से इंटरकनेक्ट कर रहा है, क्योंकि मैं एक छोटे से शहर में अपनी प्रैक्टिस करता हूँ और फर्दर मेरे कुछ अदर कॉर्पोरेट्स अगर कुछ केस होते हैं तो मैं दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स में अपेयर होता हूँ। अब आप बात समझिए कि अगर मैं यही अपने शहर या दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे कितने लोग जानेंगे, लेकिन एक इंटरकनेक्टिविटी जो मिलती है मुझे इस कानून गुरु से, उसे मैं अपने सपोज मुझे चेन्नई में अगर कोई क्लाइंट को सर्विसेज देनी है, या चेन्नई में किसी मेरे फ्रेंड को किसी रिक्वायरमेंट है, तो मैं वो भी कनेक्ट मतलब एक कनेक्टिविटी के माध्यम से मैं अपने केस को उधर ट्रांसफर कर सकता हूँ, या फिर मैं उसको कुछ भी कानूनी सलाह दे सकता हूँ। तो एक तो आप ये समझिए कि कनेक्टिविटी आसान हुई है हमारे लिए, इंटरकनेक्टेड हुए हैं हम बहुत सारे पैन इंडिया लेवल पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नॉलेज है वो काफ़ी अच्छी तरीके से शेयर की जा रही है। अगर आपके वीडियोस को मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से कानून गुरुज वीडियोस बनाता है या टॉपिक्स को आप एक्सपेंड करता है, जो एक बहुत अच्छी बात है। आपको आपको लिमिटेड समय में एक बहुत अच्छा किसी भी विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है, और उसके साथ साथ अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है तो वो भी दूर की जाती है। तो प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छे से लोगों को जोड़ रहा है, स्पेशली प्रोफेशनल्स को जोड़ रहा है, लॉ प्रोफेशनल्स के लोगों को। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये है इसका कि ये कम समय में अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराने का एक बहुत अच्छा माध्यम बन चुका है। जी सर, वी आर थैंकफुल टू यू, आपके वर्ड्स के लिए एंड आपके रिव्यूज के लिए। थैंक यू सो मच सर। एंड नाउ इट्स डन। थैंक यू सो मच। वैसे ट्रस्ट मी, इट वाज रियली गुड, योर आंसर्स वर रियली रियली गुड। मतलब प्रिसाइसली आंसर्स थे तो वो मुझे काफी अच्छे लगे, रेलिवेंट आंसर्स थे, होता नहीं कि टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं था। थैंक यू सो मच, पर्सनली मैं आपको थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू।